हेलो गाइस। तो कैसे हैं सभी। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 20 और एम यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इनोवेशन लाने वाला हूँ आज। ठीक है, तो करंट स्टैटिक बेसिक और आपका जी के चारों एक साथ कवर करवाऊंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ज्यादा। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, यह पूछा गया कि हाल ही में सर्वाइवर कोर्ट समाचारों में था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या है कि यह उस विशेष बल पुलिस बल को संदर्भित करता है जो कोरोना महामारी के लिए तैनात किया गया है। दूसरा क्या है कि यह कोरोना महामारी के उपचार के लिए नियुक्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का समूह है। तीसरा है, यह कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके उन लोगों को संदर्भित करता है जो कोरोना संक्रमण उपचार हेतु स्वेच्छा से प्लाज्मा दान कर रहे हैं। और चौथा के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया कि सर्वाइवर कोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उन लोगों को संदर्भित करता है। जो कोरोना संक्रमण उपचार के लिए जो स्वेच्छा से जो अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइवर को बोला जाता है। देखिए, ये डायना बेनेट ने न्यूयॉर्क की एक पेशेवर फोटोग्राफर है जो जिन्होंने कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद अन्य संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। आइए आगे भी पढ़ेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है, डोनेट कैसे होता है, पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपका मतलब पूरा प्लाज्मा ही क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अन्य लोगों द्वारा भी प्लाज्मा दिए जाने का प्रयास कर रही है। इसी प्रयास को इन्होंने सर्वाइवर को आंदोलन के रूप में बढ़ाया गया। तो ये एक आंदोलन भी है। तो यूपीएससी में पूछा भी जाए सर्वाइवर कोप आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस आंदोलन से अब कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके कई अन्य लोग भी जुड़ चुके हैं और इलाज के लिए स्वेच्छा से प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। देखिए, अभी तक कोरोना का कोई सटीक इलाज अभी तक भी नहीं मिल पाया है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के प्रयोग के बाद कई संक्रमित रोगियों में सकारात्मक परिणाम देखा जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा रास्ता तो क्लियर होता जा रहा है, पर एक सटीक दवाई ना मिले तब तक तो दिक्कत थोड़ी बहुत बनी रहेगी। देखिए, क्या है प्लाज्मा थेरापी। देखिए, प्लाज्मा थेरापी को मेडिकल साइंस की भाषा में प्लाज्मा फेरेसिस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरे के कि प्लाज्मा थेरापी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं यानी कि ब्लड सेल से खून अथवा तो तरल पदार्थ, खून का जो तरल पदार्थ होता है अथवा तो प्लाज्मा, उसको अलग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि किसी व्यक्ति को प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय हेतु शुरू किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर प्लाज्मा में जो अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज शुरू किया जाता है। ये है प्लाज्मा थेरापी। देखिए, अब कितनी मतलब कौन कौन मतलब प्लाज्मा थेरापी में किया क्या जाता है। देखिए, संक्रमण का पता लगाना। ठीक है, दूसरा क्या है कि डोनर पार्ट का सही तरीके से काम न करना, खेल में चोट। ठीक है, પછી माइस्थानिया ग्रेविस का इलाज करना। जो ये क्या है, जब कोई व्यक्ति माइस्थानिया ग्रेविस से पीड़ित होता है तो उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर प्लाज्मा थेरापी का सहायता करते हैं। शायद कोई रोग होगा माइस्थेनिस ग्रेविस। ठीक है, तो आप पता लगाइए और मुझे बोले कमेंट बॉक्स में कि ये क्या है। ठीक है, और गुलियन बेरी सिंड्रोम का इलाज करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कौन कौन से स्टेप मतलब किया क्या जाता है। इस सुई को लगाना। ठीक है, फिर बाद में खून खून को निकालना, प्लाज्मा थेरापी का निर्माण या तैयार करना, फिर इंजेक्शन लगाना और इंजेक्शन वाली जगह को साफ करना। लास्ट में क्या होता है, देखिए, लोगों को शरीर में प्लाज्मा के इंजेक्शन डालने के बाद ही यह क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई इतना तो मतलब इम्पोर्टेंट ठीक है, इतना नहीं है, बट एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो क्या है कि नॉर्मली आपको पता लग जाए कि क्या क्या होता है इसमें। शायद तो इसमें क्या है कि इंटरव्यू का शायद क्वेश्चन बन सकता है। वैसे प्रीलिम्स में तो आने की शक्यता कम है, पर
इंटरव्यू में आपका बन सकता है। ठीक है, देखिए हाल ही में समाचारों में रहा कांगिंटन तथा जमोरा रीफ कहाँ स्थित है? तो पहला है ताइपिंग द्वीप, दूसरा है स्पेंट्रली द्वीप, तीसरा है पैरासोल द्वीप और चौथा है पराग द्वीप। तो बताइए कहाँ है जमोरा रीफ या फिर कांगिंटिंगन रीफ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्प्रेंटली द्वीप। देखिए देखिए कांगिंटन जमोरा रीफ दोनों ही स्प्रेंटली या फिर स्पार्टली आइलैंड पर अवस्थित है। देखिए जमोरा रीफ को जुबी या सूफी रीफ के नाम से भी जाना जाता है और चीन के कब्जे में है। चीन के कब्जे में है और चीन के वास्तविक क्षेत्र अधिकार में आता है, परंतु ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस द्वारा इन पर दावा किया जाता है। ठीक है, और इस रीफ जिसे फायरी फ्रॉस्ट रीफ, नॉर्थ वेस्ट इन्वेंगेटर रीफ, योगांशु रीफ आदि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यह चीन द्वारा अधिकृत एवं नियंत्रित एक सैन्य क्षेत्र है। फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए ये क्षेत्र है वो चीन द्वारा अधिकृत, ऑक्यूपाइड किया गया एवं नियंत्रित एक सैन्य क्षेत्र है। इस पर भी ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है और चीन ने हाल ही में इस इस दोनों द्वीप पर एक रिसर्च स्टेशन खोला है ताकि स्प्रेंटली द्वीप में पारिस्थितिकी, भूविज्ञान और पर्यावरण का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पूछा गया है। तो क्या है कि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया है। और दूसरा क्या है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूपों से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब पहले में थोड़ा आपको अनुमान लगाना है, अगर पता होगा तो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों पता नहीं। ये तो आपको याद हो गया, तो अभी संशोधन किया 103वां जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जो दिया है वो। ठीक है, आइए अब देखते हैं। देखिए 89वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसूचित जातियां के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना, एक अलग राष्ट्रीय आयोग किस नेशनल कमीशन की स्थापना करना, किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। अब मैंने बोला था ना आपको पढ़ना है कि अनुसूचित जनजाति या जो अपनी अनुसूची है उसमें कहाँ पर स्थित है, किस देश में कितने अपने हम बोलते हैं ना कि स्टेट में कितनी है, कहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, क्या क्या नाम है उसके। ठीक है, आइए अब देखते हैं। इन 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूपों से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में किया गया वो क्या करता है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो सामान्य वर्ग, ठीक है, जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसे तो ईडब्ल्यूएस बोलते हैं ना, कमजोर लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। ठीक है, पर यह सार्वजनिक रोजगार, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की भर्ती पर लागू होता है। यानी कि यूपीएससी की रिजल्ट आपने देखा कल परसों ही, वो प्रीलिम का रिजल्ट का जो पूरा बायोडाटा आया कि, तो उसमें जो 2020 19 में सिलेक्शन हुआ है उसमें देखना आप ईडब्ल्यूएस भी लिखा होगा। आप कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो भी आपको पूछा जाएगा कि ईडब्ल्यूएस है या फिर नहीं। बाकी तो चारों पूछा जाता है, पर ये भी पूछा जाएगा कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, जो जनरल कैटेगरी में है, तो उसके लिए तो उसको भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 वस्तुतः 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हेलीकॉप्टर मनी के बारे में पूछा गया है, तो उसके बारे में विचार कीजिए।
तो इसके अंतर्गत जो आर्थिक संकट के समय व्यय और उपभोग बढ़ाने के लिए जनता में नकद वितरित किया जाता है। व्यय एवं उपभोग यानी कि खर्च करें, ठीक है, यह एक्सपेंडिचर, ठीक है। और दूसरा है क्या, इसके अंतर्गत हेलीकॉप्टर द्वारा जनता के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। और तीसरा क्या कि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए सरकार इसका उपयोग करती है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है, एक और तीन, दो, तीनों के तीनों, या फिर कोई नहीं। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एक और तीन सही है, दूसरा कथन गलत है। आइए पता लगाते हैं। देखिए चर्चा में क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को हेलीकॉप्टर मनी योजना का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। और दूसरा क्या है कि हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग आर्थिक संकट के समय व्यय एवं उपभोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको 2008 का पता होगा, जो अमेरिका में क्राइसिस हुआ था, तो उस समय ये मतलब चर्चा में बहुत रहा है हेलीकॉप्टर मनी। तो उस क्या होता है कि जनता में नकद वितरण के द्वारा किया जाता है व्यय एवं उपभोग बढ़ाने के लिए। अब इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक अपना आरबीआई है, ठीक है, वो सरकार को पैसा देती है, जिसे सरकार अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए, लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करें उसका बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करती है, ताकि मार्केट में पैसा जल्दी से मार्केट में फैल सके, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर द्वारा जनता के ऊपर पैसा बरसाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। काफी नए लोग, नए बच्चे होंगे तो उसको ये ऐसा लगता होगा कि ऊपर से हेलीकॉप्टर आएगा और पैसे फेंकेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आगे देखिए क्या करते हैं इसमें। देखिए यह समझने के लिए केवल एक काल्पनिक परिस्थिति है, यह परंपरागत साधनों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की एक मौद्रिक नीति है, जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है, जैसे रेपो रेट, सीआरआर आदि, यानी कि रेपो रेट, बैंक रेट, या फिर रिवर्स रेपो रेट, या सीआरआर, एसएलआर, इन सब में बढ़ाया घटाया जा सकता है, जिसे जो मुद्रा है वो अपनी कंट्रोल में रहे, ठीक है। और अब मुझे ये बताइए कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, एसएलआर, अगर हेलीकॉप्टर मनी योजना लानी है तो इसमें क्या क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर इन लोगों को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा, रेपो रेट या फिर सीआरआर, एसएलआर। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखिए ये फोटो है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा मत मानिएगा कि हेलीकॉप्टर मनी मतलब ऊपर से बारिश पैसों की होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रबल विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कोरल ब्लीचिंग के कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, और दूसरा कि प्रवालों को उनका अधिकतर रंग सहजीवी शैवाल जुजेथिली प्रदान करते हैं, ठीक है। जो सहजीवी शैवाल है वो जुजेथिली प्रदान करते हैं। तो बताइए कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया, सही है नहीं, कौन सा कथन गलत है। तो एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। यूपीएससी का ये फेवरेट पोर्शन है कोरल रीफ, जो 2-3 बार तो शायद पूछा ही गया है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। अपने ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 5 साल में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पूरे क्षेत्र में प्रवाल विरंजन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूरे क्षेत्र में प्रवाल विरंजन यानी कि कोरल रीफ हो रहा है। देखिए तापमान, प्रकाश या पोषण के कारण प्रवालों पर परिवर्तन होने का दबाव पड़ता है, ठीक है। तापमान में, प्रकाश या पोषण के कारण प्रवालों पर परिवर्तित होने का दबाव पड़ता है, उसमें फेरफार होता है। तो वे अपने ऊतक में रहने वाले जो सहजीवी है उसके अंदर जो रहने वाले शैवाल उसको त्याग कर देते हैं, जिसके कारण वे पूरी तरह से विरंजित हो जाते हैं, पूरा का पूरे व्हाइट हो जाते हैं, ठीक है। और प्रवाल विरंजन के कारण गर्म पानी या गर्म तापमान हो सकता है,
ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा कि इससे गर्म तापमान हो सकता है, क्योंकि कभी यूपीएससी में पूछे तो ये मतलब डाल देगा कि क्या इससे पानी गर्म तापमान हो सकता है या नहीं, या फिर ठंडा हो सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है कि प्रवाल समूह और सहजीवी शैवाल जो दोनों है उसके बीच जो संबंध टूटा है उसके कारण प्रवाल के ऊतक पारदर्शी हो जाते हैं, क्योंकि प्रवालों को उनका अधिकतर रंग ये सूक्ष्म सहजीवी शैवाल ही प्रदान करते हैं। ठीक है, जो प्रवाल समूह होते हैं उसमें जो शैवाल होते हैं वही इसको रंग देते हैं। अब आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपने देखा ही होगा इसे, फिर भी फोटो दिखा दूंगा, इतना बढ़िया होता है ना। तो ये क्या होता है कि जो सहजीवी शैवाल जो होता है वो उसको जो प्रवाल समूह है उसको छोड़ देते हैं, तो ताकि इससे उसका रंग चला जाता है। देखिए ऐसा होता है, ये कितना बढ़िया है। ये समुद्र के नीचे होता है एकदम एग्जैक्ट, जो काफी मूवी में भी आपने देखा होगा। ठीक है, जो लोग जाते हैं ना गोताखोर, पूरा का पूरा ऑक्सीजन और मास्क पहनकर, तो ऐसा होता है। ठीक है, देखिए ये होता है, देखिए ये ब्लीचिंग हो गया है। ठीक है, देखिए पूरा व्हाइट 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 हो गया, और यहाँ कैसा था, देखिए एकदम रंग था। ठीक है, यहाँ से शैवाल निकल गए, तो देखिए ऐसा हो गया पूरा। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये दिक्कत आती है। ठीक है, आइए देखिए, देखिए ताइवान स्ट्रेट के बारे में पूछा गया है। जलमरु मध्य यानी कि ताइवान स्ट्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, देखिए पढ़िए क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि ये स्ट्रेट है वो चीन को मुख्य भूमि से अलग करता है। किससे? ताइवान से। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि यह जल मरुमध्य यानी कि स्टेट एशिया के महाद्वीपीय शेल्फ पर है। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या है कि एक, दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। अब क्या है कि ताइवान स्ट्रेट है जिसे फार्मोसा स्ट्रेट के रूप में भी जाना जाता है। किसे? ताइवान स्ट्रेट को, ये याद रखिएगा। किसे? फार्मोसा स्ट्रेट, या फिर ताइवान स्ट्रेट का दूसरा नाम क्या है, तो फार्मोसा स्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। ताइवान को चीन की मुख्य भूमि से अलग करने वाला 180 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट है। ठीक है, 180 किलोमीटर चौड़ा ये स्ट्रेट है। अब जल मरुमध्य यानी कि स्ट्रेट्स वर्तमान में दक्षिण यानी कि साउथ चाइना सी का हिस्सा है, और उत्तर में पूर्वी चीन सागर का हिस्से से जुड़ा है। ठीक है, अब संपूर्ण स्ट्रेट एशिया के महाद्वीप शेल्फ पर है। आइए देख लेते हैं। देखिए ये रहा ताइवान स्टेट, और ये रहा चाइना, और ये रहा ताइवान। ठीक है, इसके बीच में है, ये रहा ईस्ट चाइना सी। ठीक है, आइए देखिए यहाँ भी देख लेते। देखिए ये ताइवान और ये चाइना, उसके बीच में है ईस्ट चाइना सी, और नीचे कहाँ है, ये नीचे है साउथ चाइना सी, और ताइवान स्टेट के ऊपर है, इनके ऊपर साउथ में है ईस्ट चाइना सी। ठीक है, ये रहा अपना भारत, यहाँ से यहाँ। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कपिला के बारे में पूछा गया कि ये प्रोग्राम क्या था, उसके संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए यह कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र को अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और आवेदन प्रणाली की जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है, तो पूछा गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, एक, दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा दे फिर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? देखिए अगर आपको इतना पता
पता हो कि कपिला कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, शिक्षण संस्था से रिलेटेड है, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि शिक्षण संस्था से रिलेटेड है तो या तो वो शिक्षण यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी होगी। ठीक है, मोटा मोटी बोले तो ये दोनों मिनिस्ट्री इस पर कार्य करती हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाने के लिए कपिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसमें क्या है कि इसका अर्थ क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। देखिए, बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम यानी कि कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस से है। अब इस अभियान में क्या है कि उच्च शिक्षण संस्था में शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र होते हैं वो जो आविष्कार करते हैं, आविष्कार नई नई खोज करते हैं। देखिए आईआईटी बेंगलुरु या फिर आईआईटी अहमदाबाद, गुवाहाटी, इन लोगों में आपने काफी मतलब करंट पढ़ते होंगे तो उसमें ये बच्चे ने ये जो नया इनोवेशन हुआ या फिर ये मशीन बनाई या फिर वो बनाया। ठीक है, तो उसको पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी मिलेगी जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। ठीक है, देखिए देखिए अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है पूरा का पूरा देखिए आपको बताया है कि व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन यानी कि दिमाग से निकले हुए आइडियाज, अपने दिमाग से निकला है व्यक्ति के, उसके परीक्षा में प्रदान किए जाने वाले अधिकारी बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, और वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन या फिर कोई रचना करे, किताब लिखे, शोध, आविष्कार, ठीक है, जो बोलते हैं ना आविष्कार किया है, तो तो वो सर्वप्रथम इस पर उस व्यक्ति का अनन्य अधिकार यानी कि उस व्यक्ति का ही अधिकार होगा इस पर, क्योंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ये परमानेंट नहीं है, मतलब देखिए कि बौद्धिक संपदा का अधिकार प्रदान किए जाने पर यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसी का सृजनकर्ता का हमेशा के लिए अधिकार हो जाएगा। उसमें टाइम लिमिट होती है 10 साल 20 साल ऐसी टाइम लिमिट होती है। ठीक है, और उसमें क्या है कि यह बताना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समय अवधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिया जाता है। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय अवधि के लिए ही दिया जाता है। देखिए इसमें क्या एग्जांपल देखिए कॉपीराइट, कॉपीराइट जो बोलते हैं ना कि अपने कोई यूट्यूब पर जो कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाती है आसान भाषा में, ठीक है, किसी का आपने कॉपी पेस्ट करके चुरा लिया या फिर कुछ भी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क, दूसरा चौथा क्या है कि औद्योगिक डिजाइन और पांचवा क्या है कि भौगोलिक संकेत। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपको पता चले, देखिए पेमेंट, टाइटल, इग्नियस, पेटेंट, बबल वेयर, देखिए मैग्नेटिक लेविएशन, आईफोन, आईफोन जो एक पेटेंट है आईफोन जिसे दुनिया में बदलाव हुए ये ऐसे हैं। ठीक है, मोनेटाइज, एक्सोस्केलेटन, देखिए क्वाडकॉप्टर ड्रोन, 3D प्रिंटर, बायोनिक आई, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और क्रिस्पर जीन एडिटिंग। यह भी का प्रश्न है 2019-2020 में, इसके बारे में पूछा गया है या आपको यूपीएससी का क्वेश्चन इससे पूछा गया है तो ये भी इस साल तो पूरा का पूरा कर ही जाएगा। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन यानी कि एनजीटीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये मुद्रा लोन लेन देन और समझौते का समर्थन करने वाला एक वेब आधारित अनुप्रयोग है और इसका उपयोग आरबीआई द्वारा मुख्यतः देश के विदेशी मुद्रा भंडार को स्वर्ण के अधिक कुशल तरह प्रबंधित करने में किया जाता है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, एक दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, तो एनजीटीए, देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, अब एनजीटीए क्या है कि एनजीटीए
बहुमुद्रा लेन देन जैसे निश्चित आय, ठीक है, विदेशी मुद्रा, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट और स्वर्ण जैसी परिसंपत्तियों में विभिन्न लेन देन का समर्थन करने वाला एक वेब आधारित अनुप्रयोग है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसके अतिरिक्त नए उत्पाद प्रतिभूति को पेश करने के लिए जो उसको मापक्रमणीयता, गतिशीलता एवं लचीलापन प्रदान करता है। ये करता क्या है कि नए उत्पादन जो प्रतिभूतियों को पेश करने के लिए उसको मापा जाता है, गति दी जाती है और लचीलापन प्रदान करता है। अब इसका उपयोग आरबीआई द्वारा मुख्यतः कहाँ से, विदेशी मुद्रा भंडार है और स्वर्ण को अधिक कुशल तरीके से प्रबंधित, जोखिम को कम करना, परिचालन क्षमता को हासिल करना और विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग में काम करने और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इसका मोटा मोटी उसका उपयोग है। विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, उसको कंट्रोल करना, उसके रिस्क को कम करना और परिचालन क्षमता को हासिल करना और विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग में काम करना और रिपोर्टिंग करने के लिए किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। होलोग्राफी के संदर्भ में क्या है, ये पूछा गया है। देखिए, यह द्विआयामी चित्र बनाने के लिए की एक प्रक्रिया है और तीसरा क्या है कि इसे लेजर प्रकाश के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। केवल एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। काफी बच्चों को ये नहीं पता वो होलोग्राफी क्या है, पर आपको बताऊंगा ना तो आप बता रहे यार ये होता है, ये आप कहेंगे। देखिए, इसका पहला आंसर देख लें। देखिए, ये है इसका आंसर, यानी कि पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। देखिए, हाल ही में वायरस और एंटीबॉडी दोनों को पता लगाने के लिए होलोग्राफिक इमेजिंग विधि विकसित की गई है। इसमें क्या है कि होलोग्राफी किसी वस्तु अथवा किसी सूक्ष्म अणु, होलोग्राम अर्थात 3D यानी कि त्रिआयामी चित्र बनाने की एक प्रक्रिया है, 3D चित्र बनाने की प्रक्रिया है। देखिए, ये द्विआयामी चित्र नहीं भाई, 3D बनाने की, त्रिआयामी चित्र बनाने की प्रक्रिया है और इसे लेजर प्रकाश के माध्यम से बनाया जाता है। लेजर किरण एक विशेष तरंगदैर्ध्य की होती है, क्योंकि होलोग्राम को सामान्य प्रकाश में देखा जाता है, नॉर्मली देखा जाता है, हम लोग देख सकते हैं सामान्य प्रकाश में, अतः इसे विशेष तरंगदैर्ध्य वाली लेजर किरणों होलोग्राम को चमकीला बना देती हैं। देखिए, आपको बताता हूँ, आपने किक मूवी देखी है? किक मूवी, रोबोट मूवी। तो जो किक मूवी है, सलमान खान जो लास्ट में जो रोबरी करता है, उसमें अपनी एक इमेज बना लेता है ऊपर से कैमरा से, जो वो चलता है फिरता है रणदीप हुड्डा को बौखलाने के लिए, जो है ना, फिर उसमें से वो खड़ा हो जाता है तो उसके आर पार वो सलमान खान पूरा निकल जाता है। तो ये है होलोग्राफी सिस्टम, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए, देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि थैलेसीमिया के बारे में पूछा गया है। तो ये है एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। तो कौन सा कथन सही है? एक दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो आई थिंक दोनों के दोनों आंसर सही है। देखिए, थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। पहला चरण नहीं, दूसरा चरण, ठीक है। पहला चरण हो गया है, दूसरा चरण की शुरुआत की गई है। और तीसरा क्या है कि थैलेसीमिया के बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला एक ब्लड रोग है, ठीक है। अब इस रोग की पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। बच्चे के जन्म के 3 माह के बाद ही ये पता चलता है कि थैलेसीमिया है या नहीं है, ठीक है। और इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी हो जाती है, रक्त की भारी कमी हो जाती है। आपने देखा होगा कई मूवी में बार बार एक बच्ची को खून चढ़ाना पड़ता है, तो ये उसको थैलेसीमिया की बीमारी है, जिसके कारण क्या होता है कि बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। और इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में, हीमोग्लोबिन शरीर में जो बनता है ना, तो उसकी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं, यानी कि टूटने लगता है, रक्त टूटने लगता है, प्लेट अपनी जो आरसीबी होती है वो टूटने लगती है। देखिए, देखिए, ये है नॉर्मल लोगों के थैलेस जो पूरा होता है ना स्ट्रक्चर सेल,
और ये है थैलेसेमिया। ठीक है, देखिए ये रहा है आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये आपने आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि मालफॉर्म्ड रेड ब्लड सेल, यानी कि टूटने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, ये आरबीसी। ठीक है, तो ये है आपका थैलेसेमिया। ठीक है, अब मिलते हैं कल इसी टाइम में फ्रेंड्स, और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जल्दी फैमिली बड़ी हो जाएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और जो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, और बताइए कि क्यों डिसलाइक किया है, आपको कौन सी कमी नजर आई है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।